नागेश्वर द्वारका से 16 किलोमीटर दूर है और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ओखा रेलवे स्टेशन। अपने इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले मैंने द्वारका नगरी में द्वारकाधीश के दर्शन करे, जो कि चारों धाम में से एक है। द्वारका और नागेश्वर घूमने के लिए रेंटेड स्कूटी में 250 रुपये का पेट्रोल डलवाकर हम चल दिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। तो इस वीडियो में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान दिया गया है, उसके दर्शन तो करेंगे ही, साथ में हम गोपी तालाब, रुक्मणी मंदिर, बेट द्वारिका और यहाँ का आइकॉनिक सेतु सुदर्शन सेतु को भी देखेंगे। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 1 किलोमीटर पहले हमको दिखा गुरु गोरखनाथ टेम्पल और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये एरिया पूरा सुनसान होगा। अभी हम आ गए हैं बाबा गोरखनाथ टेम्पल में आ चुके हैं। इधर कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। हेलो, कोई है क्या? कोई भी नहीं है। ये एरिया पूरा सुनसान है। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे ही है हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारे यहाँ पर कछुआ बना हुआ है और ठीक इधर ओम नमः शिवाय गोरखनाथ भगवान का मंदिर, अंदर शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती, हर 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 महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते जाते हमको रास्ते में दिखा कुछ है यहाँ पर। मुझे बोर्ड पड़ा, गोरखनाथ टेम्पल का बोर्ड था और सामने हमने देखा लेफ्ट साइड को तो मंदिर दिख गया। तो हम यहाँ आ गए और कोई भी नहीं है यार, यहाँ कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान है यहाँ। मंदिर से इधर कुछ है, बैठने का तो है, लेकिन साथ में यहाँ पर शायद कोई रहते हैं। बर्तन बाहर से दिख रहे हैं, रहने का होगा, पंडित जी का आवास होगा शायद। ये टैंकी भी रखी है यहाँ पर और यहाँ मंदिर में सब नारियल चढ़े हुए हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठकर बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ से मंदिर से जस्ट थोड़ा सा बाहर अगर निकलोगे आप तो इतना गर्म, ऐसा गर्मी फील होगी आपको बस, लेकिन यहाँ आके ना बहुत सुकून। द्वारकाधीश जो हमने दर्शन किए थे तो हम वहाँ से हम दोनों दोस्त बन गए थे और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से हम नागेश्वर में आज दर्शन करेंगे। फिलहाल इस समय हम गोरखनाथ में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एकदम मन सुनसान सा हो चुका है। हवा जो चल रही है बहुत ठंडी चल रही है और बहुत ही प्यारी चल रही है। यहाँ पर सारे खेत हैं, लोग खेती भी कर रहे हैं। ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ पर अभी, ये वाला। वाओ, यहाँ से दूर उधर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमको दिख रहा है। सामने वो उधर बैठे हैं भगवान महादेव की मूर्ति, वो वाली, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमको यहीं से मूर्ति दिख चुकी है, मतलब कि अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। और कसम से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक अलग फील आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ना सुनसान वाली है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारी। अब चलते हैं, अब बिना लेट की हम जा रहे हैं यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। नागेश्वर की ओर जाने वाला रास्ता भी थोड़ा सुनसान है। अब अगले ही पल जब हम मंदिर के गेट पर पहुंचे तो हमको दिखती है महादेव की बड़ी सी मूर्ति। तो इस समय मंदिर पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले आप चेकआउट करें यहाँ की मूर्ति। वो बहुत ऊंची मूर्ति है महादेव की। यहाँ से हम अंदर जाने वाले, अंदर आकर के कुछ ऐसे दिख रहे हैं, रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है और बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। लाइन इस समय यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम भीड़ लगी हुई है। और ये देखो फर्स्ट देखो नागेश्वर धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण की कथा के अनुसार कहा जाता है नागेशम दारुका वने। एक्चुअली दारुका एक राक्षसनी थी जिसके पति दारुक ने महादेव के भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया था। एक दिन जब कारागार में दारुक महादेव के भक्त सुप्रिय को मारने पहुंचा तो महादेव को क्रोध आ गया। उन्होंने दारुका के पति दारुक को मार दिया और संपूर्ण राक्षस जाति के विध्वंस करने पर उतर गए। लेकिन दारुका माँ पार्वती की भक्त थी, इसलिए माँ पार्वती ने महादेव से रिक्वेस्ट करी कि ये वन राक्षसों को रहने के लिए दे दिया जाए। इसीलिए शिव पुराण में इस जगह को नागेशम दारुका वने कहा गया है। यहाँ दर्शन करने से पहले धोती पहननी पड़ती है। अब मैंने इस धोती को ज्यादा ही टाइट बांध लिया, जिससे मुझे चलने में ऐसा लग रहा था मानो मैंने धोती नहीं साड़ी पहन ली हो। अब छोटे छोटे स्टेप्स जो लेने पड़ रहे हैं। सबकी तरह हमने भी अपनी बारी का इंतजार किया और जब बारी आई तो ज्योतिर्लिंग के बगल में बैठकर पूजा भी करी और गंगा जल भी चढ़ाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर है गोपी तालाब, जो कि 5000 साल पुराना है और वहीं पे है गोपीनाथ मंदिर। इस समय मैं गोपी तालाब में हूँ और यहाँ
चंदन मिल रहा है, 20 रुपये के चंदन के पैकेट मिल रहे हैं और मछलियों को खिलाने के लिए आटा मिल रहा है। इससे क्या करेंगे? भगवान ने चढ़े थे लोग पूजा में काम। अच्छा, अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए? हाँ, तो गोपीनाथ मंदिर में चंदन चढ़ाने के लिए यहाँ से हम खरीद करके अंदर उनको चढ़ा सकते हैं। तो यही है गोपी तालाब, छोटा सा है लेकिन यहाँ पर भी बहुत सुकून है। तो अगर आप इस अपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ट्रिप पे आ रहे हो या फिर द्वारका की ट्रिप पे आ रहे हो तो इस गोपी तालाब को भी अपने बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा। गोपी तालाब के ही बगल में लगती है श्री महाप्रभु जी की बैठक। अभी मैं आ गया हूँ श्री महाप्रभु जी की बैठक पे। जूता चप्पल बाहर उतारे लिखा हुआ है, अंदर पता नहीं क्या है। यहाँ कुछ नई चीज देखने को मिली है। राहुल भाई इधर क्या है? महाप्रभु जी की बैठक लिखी हुई है, यहाँ पर भी दर्शन के लिए। यहाँ कोई नहीं है तो सुनसान हो रहा है बहुत एकदम। अंदर से लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, बैठक होती है। तो उधर कैमरा यूज़ करना मना था लेकिन अंदर प्रभु का आसन लगा हुआ था तो वहाँ पर लोग बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर रहे थे। तो मैंने भी किया और थोड़ा मन शांत ऐसा हो गया, इसलिए वो मेरी बातों में झलक भी रहा होगा। बहुत बड़ी धीरे तरीके से बात कर रहा हूँ, मन शांत हो गया है। तो लेकिन जो उस रूम की जो खिड़की थी वहाँ से गोपी तालाब बहुत प्यार दिख रहा था। अभी हम बेट द्वारिका की ओर को जा रहे थे और तभी मैंने यहाँ पर कुछ महिलाओं को, कुछ लेडीज़ को कुएं से पानी ले आते हुए देखा। तो हमारे वहाँ तो आजकल ये ज़माना ख़त्म हो गया है क्योंकि ट्यूबवेल ने कुएं की जगह ले ली है, लेकिन अभी मैं उस कुएं को देखने आया हूँ। ये है वो कुआं। अरे वाह, मछलियाँ भी है इसमें। तो कुआं और कुएं की मछलियों को देखने के बाद हम बेट द्वारिका की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे कुछ दिखता है। अभी हाईवे से आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत बड़ा क्रूज मिला है, बहुत बड़ी बोट, बहुत बड़ी, क्या कहेंगे उसको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ का पहला क्रूज तो वैसा वही है जिसको मैं रियल अपनी आंखों से सामने देख रहा हूँ एकदम। वो सच अ ह्यूज यार, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और उधर फोटोग्राफी मना है लेकिन हमें हमारे गार्ड भाई साहब ने अलाउ कर किया, इसलिए हमने खींच लिया। थैंक यू भैया। लास्ट ईयर तक इसी तरह की बोट्स चलती थी बेट द्वारिका के लिए, लेकिन अब बन चुका है सुदर्शन सेतु जो ऊखा को बेट द्वारिका से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली चमक तो रात को दिखती है। इस समय हम बेट द्वारिका की ओर को जा रहे हैं और इस डिस्टेंस को आप बोट से भी कवर कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ का नया सुदर्शन पुल बना हुआ है हम उससे जा रहे हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा आ रहा है। मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पर पूरा समुंदर दिख रहा है जहाँ बोट भी दिख रही है और जो ये पुल है उसकी खूबसूरती अलग ही लेवल पे है। तो इस समय हम उसी पुल से होते हुए जा रहे हैं बेट द्वारका की ओर को। सुदर्शन सेतु पार करते ही हम पहुंच गए बेट द्वारिका। अपने बेट द्वारिका की यात्रा में आपको भी इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट दिख सकता है। पीछे भजन चल रहे हैं हमारे साथ साथ। रिकॉर्ड करना तो अलाउ नहीं था, लेकिन बेट द्वारिका ही वो जगह है जहां सुदामा कुछ मुट्ठी चावल लेकर अपने दोस्त कृष्णा से मिलने गए और कृष्णा ने कुछ मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को बहुत कुछ भेंट कर दिया। जो ये बेट द्वारिका है यही श्री कृष्णा ने अपने दोस्त सुदामा को जिस मंदिर में हम गए थे वहीं बैठ करके भेंट किया था महल, क्योंकि उन्होंने, हमने बचपन से एक कहानी सुनी है, श्री कृष्णा ने अपने दोस्त के चावल के दाने जो लाए थे वो उसकी एक मुट्ठी खाई तो उनको महल मिल गया सुदामा जी को, एक मुट्ठी और खाई तो उनको धन दौलत मिल गई। तो इस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति उनको भेंट की, जिस वजह से इसे कहते हैं बेट द्वारिका। तो अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये हाईवे है और जो पुल है, जो सुदर्शन पुल है, मेरे ठीक इधर को है। ये उसी हाईवे में गाड़ियाँ चल रही है। इस समय अभी शाम का समय हो गया, ये हो रहे हैं शाम के 6:30 और यहाँ का जो नज़ारा है वो फिलहाल कुछ ऐसा है कि समुद्र के बीचों बीच इस समय नाव चल रही है बहुत सारी। वाह। और ये यहाँ का जो सनसेट है उससे हम एंजॉय कर रहे हैं एकदम। वाह, कितनी सारी बोट्स हैं यहाँ पर और उधर कहीं जा करके सूर्य अस्त हो जाएगा। वाह। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के लास्ट में हमने बेट द्वारिका के दर्शन करे हैं और अगर इससे पहले मैंने अपलोड की थी द्वारका धाम की वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो लाइव है जो कि स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए और आपसे वहीं मिलते हैं।